Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the chapter 2, that is Self-Management Skills part 2 of class 10 IT 402. So let us start the video. स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है वो हम समझते हैं. सेल्फ मीन्स आर सेल्फ यानी कि हम, और मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना. किस चीज को मैनेज करना? अपने टाइम को और अपनी प्रायोरिटीज को. तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? द राइट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स. हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं और हमारे जो स्किल्स हैं, अगर हम उसे ठीक तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करें ताकि हम अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकें और अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकें, उसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट. प्रायोरिटाइज करना मतलब ये देखना कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है. ठीक है. इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर. ये हमारी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. इसमें हम खुद को मोटिवेट भी करते हैं और अपने लिए गोल्स भी सेट करते हैं. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट की हेल्प से हम डिसीजन बना सकते हैं एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्ट्रेस. अब स्ट्रेस क्या होता है? डेली लाइफ में हमारे अराउंड बहुत सारी टेंशन्स और एनएग्जाइटी होती है. हो सकता है किसी स्टूडेंट को एग्जाम की वजह से टेंशन हो सकता है किसी पर्सन को जॉब में प्रेशर हो, इस वजह से उसे स्ट्रेस हो रहा हो. तो स्ट्रेस क्या होता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन. फिजिकली, मेंटली, सोशली या इमोशनली अगर हमारे माइंड पे या बॉडी पे कोई भी टेंशन है या स्ट्रेन है जो किसकी वजह से हो रही है? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस. अब ये समझते हैं कि स्ट्रेस किस वजह से होता है. जिस भी रीजन से स्ट्रेस होता है, जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है स्ट्रेसर्स. STRESSORS, स्ट्रेसर्स. स्ट्रेस कॉज करने के 4 एजेंट्स होते हैं हमारे पास: मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फिनेंशियल. सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल. फिजिकल स्ट्रेस हमारी बॉडी से रिलेटेड चीजों से की वजह से होता है. जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई पर्सन इंजर्ड हो गया तो वहां पे पेन होगा, तो उस वजह से जो आपको टेंशन हो रही है दैट इज फिजिकल स्ट्रेस. समटाइम्स हम अपने लुक्स के बारे में ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और हमारी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती है कई बार, उस वजह से भी हमें जो स्ट्रेस होता है दैट इज फिजिकल स्ट्रेस. ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज स्टूडेंट्स मेंटल स्ट्रेस. अब मेंटल स्ट्रेस कब होता है? जब हमारे ऊपर वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर है, किसी स्टूडेंट के एग्जाम है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, या दूसरों से अगर हम किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में टेंशन हो जाती है विच इज नोन एज मेंटल स्ट्रेस. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स हमारा सोशल स्ट्रेस. हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे कि सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, सभी बच्चे एक सोसाइटी में रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बच्चे आते हैं और क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है. तो जो पीयर प्रेशर होता है, क्लास में जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं उन्हें हम पीयर्स बोलते हैं. तो सपोज एक बच्चे के किसी एक्टिविटी में या सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए और दूसरा बच्चा के माइंड में प्रेशर हो गया कि मुझे भी ये मार्क्स लाने चाहिए. अगर वो प्रेशर थोड़े टाइम के लिए है सो दैट इज गुड, बट अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए है तो वो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. सो दैट इज नोन एज सोशल स्ट्रेस. कई बार फैमिली मेंबर्स के बीच में डिस्कॉर्ड हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, पीयर प्रेशर हो जाता है, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं मेंटेन हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है? सोशल स्ट्रेस. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस. फाइनेंशियल स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस ऑफ मनी. ठीक है. एक एज के बाद चिल्ड्रन जो होते हैं दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन जब वो ऐसा नहीं हो पाते हैं तो उनके माइंड में जो स्ट्रेस होता है दैट इज द फाइनेंशियल स्ट्रेस. तो हमने स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से पढ़े? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल. राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, अब अगर बॉडी में स्ट्रेस हुआ है तो उसे मैनेज करना भी जरूरी है. सो उसके लिए हमारे पास टर्म है स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है जो भी ह्यूमन एफर्ट्स लगाता है, जो भी हम ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि हमारी माइंड और बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और हम अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाए, दैट इज नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स. अब स्ट्रेस मैनेज करते हुए हमें उसकी एबीसी के बारे में पता होना चाहिए. एबीसी में ए का मतलब होता है बेटा एडवर्सिटी. एडवर्सिटी या हम कह सकते हैं अवेयर रहना. किस चीज के बारे में? जो भी प्रॉब्लम की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि जो भी फैक्टर स्ट्रेस कॉज कर रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. बी स्टैंड्स फॉर बिलीव्स.
बिलीव्स का मतलब हमें इतना ट्रस्ट होना कि हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे किसी भी तरीके से। एंड सी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है हमें पता है कि जिस सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसका आउटकम क्या हो सकता है। तो एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट यही कहती है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को जानो, फिर ये बिलीव करो कि आप उसे हैंडल कर सकते हो, और सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ दैट इवेंट, राइट। सो दैट इज द एबीसी ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार आपसे इसमें ए बी और सी की 1 मार्क में फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने पढ़ा, तो इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है स्टूडेंट्स फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम डेली 5 to 10 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्किपिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेल लें तो हमारा माइंड में तो क्या होता है, रिलैक्सेशन आती है और हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है विच इज नोन एज एंडोर्फिन, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है, जिससे कि हमारा जो मूड है दैट गेट्स अपलिफ्टेड। सो दैट इज द टेक्निक, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है, रिलीव होता है, वी आर एबल टू स्लीप प्रॉपरली। द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टूडेंट्स योगा। एज स्टूडेंट्स यू नो कि योगा में हम बहुत सारे आसनास को परफॉर्म करते हैं, और जब हम ये आसनास परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन होते हैं, हम गॉड से अटैच हो पाते हैं एंड हमारी बॉडी और माइंड पे कंट्रोल आ पाता है। थर्ड वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन की हेल्प से हम एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, तो इससे हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, साथ ही हमारी फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट। जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट जब आप घर जाते हैं, तो अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं ड्यू टू वर्क प्रेशर, तो आप क्या करते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, आप डांस करते हो, यू कैन वॉच मूवी, यू कैन प्ले गेम्स, एंड यू कैन जस्ट डू एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। इट कैन बी योर हॉबी लाइक पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, सो दैट विल कम अंडर एंटरटेनमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स गोइंग ऑन वेकेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम छुट्टियों पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, क्योंकि हम उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ या हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जब हम अपने फैमिली से बात करते हैं, सो दे आर द पीपल जो हमें अच्छा ही एडवाइस देते हैं, सो इससे हमारा जो स्ट्रेस है दैट गेट्स रिलीव, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स टेकिंग नेचर वॉक्स। जब हम एक ग्रीन एरिया में लाइक पार्क में या कोई भी ग्रीन एरिया में वॉक करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें फ्रेश एयर मिलती है, साथ में वी हियर द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, तो वो हमारे मूड को एकदम से रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है एंड जितना भी हमारा स्ट्रेस है दैट गेट्स रिलीव। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स विच यू कैन यूज जब भी आप स्ट्रेस फील करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेस की मैनेज करने की क्या टेक्निक्स हैं, तो इसको क्यों मैनेज करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले अगर हमारा स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो हमारे किसी भी काम को करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ पाएगी, हम कंसंट्रेट होकर काम कर पाएंगे, हमारा मूड सही रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हमारी जो लाइफ है वो लॉन्गर होगी। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है, तो यानी कि जितना हम स्ट्रेस लेंगे, अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए स्ट्रेस के लिए, अगर हम नहीं कर सकते तो जस्ट लीव इट, और यू शुड यूज सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, आपकी लाइफ लॉन्गर होगी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप किसी भी काम को एफिशिएंसी से कर पाएंगे, और आपके जो कोई भी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं होगी, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे हमें किस वजह से होती हैं, एक तो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, साथ में जो स्ट्रेस हो जाता है उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो हमारी ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएंगी, राइट। Next is the topic self-reliance, ability to work independently. Reliance का मतलब होता है to be dependent. तो self-reliance मतलब अपने ऊपर dependent होना. So what is the meaning of the ability to work independently? तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंटली काम करना। जब हम कहते हैं इंडिया इज इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया इज फ्री, ठीक है। और जब हम अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, फ्रीली करते हैं, तो क्या हम किसी को भी अकाउंटेबल होते हैं, नो। हम अपना काम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब है
कि हमें जो भी काम दिया गया है हम उसकी ऑनरशिप लें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसको काम को करने में कोई भी कसर पीछे ना छोड़े। दैट इज नोन एज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जिसे हम सेल्फ रिलायंस भी बोलते हैं। अब जब हम किसी भी काम को इंडिपेंडेंटली करते हैं, अकेले करते हैं, बिना किसी पर डिपेंड हुए तो उससे क्या होता है? सबसे पहले हम सेल्फ अवेयर बनते हैं, जानते हैं अपनी कमियों के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। जहां हमारी कमियां होती हैं हम उसे मॉनिटर कर पाते हैं और फिर उसे करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, फिर हमें पता लग जाता है कि हमें क्या काम एग्जैक्टली करना है। एंड जब हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो किसी भी काम को स्टार्ट करना हो तो हम पीछे नहीं हटते, हम खुद से उसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी के बताए हुए कि क्या काम करना है। देन हम अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जहां हमने गलतियां की उसे पहचानते हैं और हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते क्योंकि हम अकेले काम कर रहे हैं। देन हमें हमेशा सीखने को मिलता है। जब भी हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो हम नई नई चीजें सीखते हैं, हम अपने क्रिएटिविटी भी डालते हैं, साथ में हम नई नई चीजें भी सीखते हैं। Now, there are some advantages or the importance of the ability to work independently. जब हम अकेले काम करते हैं तो हमारे लिए उसके कुछ बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस भी रहते हैं। सबसे पहली बात, इट इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग। Whenever independently we do any work, हम उसमें सीखते हैं। It ensures greater learning. And individuals feel more empowered and responsible. हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और हम फील करते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये काम हमने खुद से किया। ठीक है, इट इंक्रीजेज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन द वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म्स। हम अपने काम करने के टाइम को और किस तरीके से करना है उसे खुद से चूज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। एंड जो भी हमारे काम में, चाहे हमारी फेलियर हो चाहे हम सक्सेसफुल हो, वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइन्ड आर अकाउंटेड बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल जो है जब वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक सही डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए वो एक एसेट बन जाते हैं, ऐसा पर्सन बन जाते हैं जो हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसके जो हित में काम करेगा, उसके बेनिफिट में काम करेगा। ठीक है, एंड इससे इंडिविजुअल्स को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और साथ में क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। काम इंडिपेंडेंटली करते हैं तो उसमें हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन हम भी अपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं एंड देन वी सी द गुड रिजल्ट्स ऑफ दैट वन। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम अपने इंडिपेंडेंटली काम करने की एबिलिटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? इसके 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन। सो सबसे पहली चीज है स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मीन्स आवर सेल्फ, अवेयरनेस मीन्स नोइंग। सो नोइंग अबाउट आवर सेल्फ, अब अपने बारे में क्या जानना? अपनी स्ट्रेंथ को जानना, अपनी वीकनेस को जानना। हम अपना नेम, फादर्स नेम, क्लास, ये सब तो जानते हैं, लेकिन इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स आपको ये पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में आपको इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब हम अपनी फीलिंग्स, कैपेबिलिटीज, अपने कैरेक्टर के बारे में जानते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इट मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब आप जानते हैं तो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाते हैं और स्ट्रेंथ को आप एक एक्सेप्शनल टैलेंट में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब सेल्फ अवेयरनेस स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप की होती है। वन इज इंटरनल, जिसे हम प्राइवेट भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल, जिसे हम पब्लिक भी कहते हैं। इंटरनल और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? ये होती है व्हेन पीपल आर अवेयर अबाउट देमसेल्व्स, जब पीपल लोग अपने बारे में जानते हैं। दैट इज उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी बिलीव्स क्या है, उनकी सोच क्या है और उनका किसी भी चीज को लेके ओपिनियन क्या है। और जो भी उस पर्सन की वीकनेस होती है वो ट्राई करता है कि वो दूसरों के सामने ना लाए। तो अगर पर्सन को अपनी वीकनेस का पता है तो उसे पता है कि क्या उसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड टाइप, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, पब्लिक मतलब लाइक प्राइवेट में देयर मे बी सम पीपल अराउंड यू, और पब्लिक में पूरी सोसाइटी हो सकती है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं जहां आप काम करते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस से अगर हम इसे रिलेट करें तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हाउ अदर्स सी यू और हाउ अदर पीपल सी अस, हाउ अदर पीपल परसीव अस एंड व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट अस। दूसरे लोगों का हमारे बारे में क्या ओपिनियन है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस।
और ये भी हो सकता है कि हमारा दूसरों के बारे में क्या ओपिनियन है, कैसे हम किस नजरिए से दूसरे लोगों को देखते हैं, समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग से बात करते हैं। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, मेनली इसमें ये है कि इट टेल्स अस हाउ पीपल परसीव अस, व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट अस, राइट। नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड टू एनहांस वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली काम करने के मेथड को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि बिना किसी के कहे हुए, विदाउट एनीवन टेलिंग अस टू डू, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन भी हमारी दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन वो है कि हम किसी काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं या उस काम को हम प्यार करते हैं। और एक्सटर्नल मोटिवेशन इसलिए है कोई हमें कह रहा है करने को, या हमें पता है कि उस काम को करने से हमें रिवॉर्ड मिलेगा या कोई अवार्ड मिलेगा, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, जो चीजें हम करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, हम हेल्दी रहते हैं, हमें अच्छा फील होता है, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, वो होती है इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने एनुअल डे फंक्शन पे परफॉर्म कर रहे हो और आपने नई चीजें वहां पे सीखी, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ऑल द थिंग्स, तो वो क्या है, इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन। आपने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि आप चीजों को खुद से सीखना चाहते थे। एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, हम उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उस काम को करने से हमें अवार्ड मिलेगा या रिकॉग्निशन मिलेगी या रिस्पेक्ट मिलेगी, इसलिए हम उस काम को कर रहे हैं। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल सुरेश जो है उसने पार्टिसिपेट किया 100 मीटर रेस में एंड उसको प्राइज मिला। सो दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर अ प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। और ये भी होता है कि अगर मैं इसी कंटेक्स्ट में बात करूं, मान लीजिए आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट है उसमें, सो दैट विल बी इंटरनल मोटिवेशन। लेकिन अगर आप उसमें इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आपको पता है कि जो भी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसमें प्राइज मिलेगा, इसलिए आप उस काम को कर रहे हैं, दैट विल बी एक्सटर्नल सेल्फ मोटिवेशन, राइट। ओके, तो अब है हमारे पास क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद को एनकरेज करना जानते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, उनका एक गोल होता है, वो फोकस्ड होते हैं अपने गोल पे और ये जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। उनके पास जो भी काम आ जाए वो पहले उसी काम को करेंगे विच इज इंपॉर्टेंट। एंड दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। उनके जो सपने हैं, उनके जो गोल्स हैं, दे आर डेडिकेटेड कि वो उन्हें पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, थर्ड वे टू एनहांस वर्किंग इंडिपेंडेंटली टेक्निक इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मीन्स आर सेल्फ, रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे आपके घर पे फैन होता है, फैन का रेगुलेटर होता है, वो क्या करता है, फैन की स्पीड को रेगुलेट करता है, मीन्स कंट्रोल करता है। ऐसी सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हुआ कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, यानी कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करें। ठीक है, तो इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है कि समटाइम्स हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। ठीक है, बहुत हैप्पी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम बहुत सोरोफुल फील करते हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा सोरोफुल फील करना या बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करना ही अच्छा नहीं है, क्योंकि वो चीजें हमें क्या कर सकती हैं, अपने करंट वर्क से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस और हमें एज एन इंडिविजुअल अपने सही पाथ पे मूव ऑन करना है। ठीक है, तो दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक गोल को सेट कर सकते हैं। अब गोल क्या है, कोई भी सेट ऑफ ड्रीम्स, आपका जो मन है करने का कि मैं फ्यूचर में ये बनूं या ये करूं, जो आपने एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर सेंड की है। जैसे कि आपने कहा कि मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे एक साइंटिस्ट बनना है या प्रोग्रामर बनना है, तो जो भी आपने अपनी ड्रीम्स सेट की हैं एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर, दैट इज योर गोल। जैसे कि सेविंग द पॉकेट मनी टू बाय अ फेवरेट मोबाइल फोन बाय अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, अगर मैं पॉकेट मनी को सेव कर रही हूँ किसी मोबाइल फोन को लेने के लिए एक पर्टिकुलर डेट तक, तो वो मेरा गोल है। ठीक है, अब गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग बहुत जरूरी है पर्सनल लाइफ के अंदर, क्योंकि जब हमारे पास एक गोल होता है तो हम उसके लिए काम भी करते हैं। लाइफ में गोल नहीं होगा तो क्या होगा, हम बैठे रहेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि लाइफ में क्या करना है नहीं करना। हमें देखना है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम किस चीज में अच्छी हैं। हर पर्सन की कोई ना कोई क्वालिटी रहती है, हर पर्सन एक ना एक चीज में अच्छा होता है। तो आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपको खुद को एनालाइज करना है, आपको ये सोचना है कि आप फ्यूचर में कैसे रहना चाहते हैं,
एंड कहाँ जाना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इसकी हेल्प से आप अपने गोल को सेट कर पाएंगे। ठीक है, अब किसी भी गोल को सेट करने के लिए हम स्मार्ट मेथड का यूज करते हैं। अब स्मार्ट मेथड क्या होता है? एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर और क्लियर गोल होना चाहिए हमारा। जैसे कि मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैंने सिर्फ जनरली कह दिया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश सीखनी है जिसके लिए मैं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा या करूंगी एंड इसके बाद मैं एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगी, दैट इज अ स्पेसिफिक गोल। यानी कि जो आपको आंसर कर रहा है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, दैट इज अ स्पेसिफिक गोल, जहां पे एक पर्टिकुलर गोल के बारे में बात की जाए और आपका गोल जो हो वो क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब हम उसे काउंट कर सकें, वो आंसर दे सके हाउ मच या हाउ मैनी का। जैसे कि मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी रिच जनरली कह दिया, लेकिन इसमें हाउ मच या हाउ मेनी का आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर मैंने कहा आई वॉन्ट टू हैव 3 times और 5 times मोर मनी देन आई हैव करेंटली इन द नेक्स्ट 5 years। मुझे नेक्स्ट 5 years में आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी जो मेरे पास है। तो ये क्या है? और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ हमने मेजर कर लिया या टाइम लगा लिया, हम कह सकते हैं। ठीक है, दैट्स अ मेजरेबल गोल। एंड नेक्स्ट वन इज अचीवेबल गोल। अचीवेबल मतलब ऐसा गोल हो जिसे हम अचीव कर सकें। अब कोई बड़ा गोल है तो वो डायरेक्ट अचीव नहीं हो सकता, उसे हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम उसे इजिली अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल। तो एकदम से तो हम टीचर नहीं बन पाएंगे, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट आवर हायर सेकेंडरी, 12th पास करेंगे, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, फिर बीएड करेंगे एंड देन अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द टीचिंग फील्ड। सो दैट इज नोन एज अचीवेबल। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब है हमारा गोल रियल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सच में हम कर सकते हैं, जो हमारी एबिलिटीज के अंडर है एंड हम उसके लिए काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं अपने पूरे ईयर का सिलेबस एक दिन में कवर अप कर लूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये रियल चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने स्कूल से आने के बाद 3 घंटे डेली अपनी पढ़ाई को दूंगा या दूंगी और मैं अपने सिलेबस को थोड़े ही टाइम में फिनिश कर लूंगा, लाइक विद इन 8 to 9 months। तो दैट इज पॉसिबल कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब वो काम हो पाएगा और वो रियल चीज है। आप डेली 3 घंटे दे सकते हो अपने सब्जेक्ट्स को। ठीक है, सो दैट इज नोन एज रियलिस्टिक। एंड लास्ट जो है हमारे पास टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जो एक विद इन एक पर्टिकुलर डेडलाइन या टाइम फ्रेम के अंदर हो, जिससे कि हम एनकरेज रहें कि हमने इस गोल को टाइम पे पूरा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे। समडे मतलब वो कभी भी हो सकता है, उसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, कितने भी लग सकते हैं। लेकिन मैंने अगर कहा कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kgs इन द नेक्स्ट 6 months, सो उसमें हमने टाइम पीरियड सेट कर दिया 6 months का। तो हमने वहां पे गोल को सेट कर लिया एंड वी हैव टू डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। सो दैट इज नोन एज टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये 5 हैं हमारे कैरेक्टर्स और इस पूरे को हम कहते हैं स्मार्ट मेथड टू सेट द गोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक में से एक माइंड मैप की फॉर्म में है। इसमें पूरे चैप्टर की एक समराइज व्यू है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ साइंस ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है, तो फिजिकल साइंस क्या होते हैं, मेंटल साइंस क्या होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। स्ट्रेस मैनेज जब हो जाता है तो उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? आपका मूड अच्छा रहता है, लॉन्गेटिविटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। दीज आर द पॉइंट्स। फिर स्ट्रेस कितने टाइप्स का हो सकता है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हो सकता है। एजेंट्स इसके 4 होते हैं, फिजिकल, मेंटल, आपका फाइनेंशियल और आपका सोशल। ठीक है, तो ये है आपके कॉजेज ऑफ स्ट्रेस जो 4 बताए गए हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फाइनेंशियल। ठीक है, और इसकी टेक्निक्स बताई गई हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस यूनिट स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है आपको इसमें तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई होप दिस यूनिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच
updates. This was all about the video. I will meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.